हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये जो क्लास 10th का आपका सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में आज हम लोग चैप्टर 3 का जो है फर्स्ट क्लास देखेंगे। और चैप्टर 3 आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें इसके पहले जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है और अपने फ्रेंड्स तक और जो भी ग्रुप है उसमें फॉरवर्ड करना है। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल नोटिफिकेशन का एक बेल आइकन मिलता है जिसको आपको ऑन करना है, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। इस चैप्टर में जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपका है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस, और सेकंड वन है आपका एक्सरसाइज 2.1। ये दो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेक्शन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो थियरी आपको एक्सप्लेन किया जाता है वो बताता है a pair of linear equations which has no solution is called inconsistent pair of linear equations। यानी जिसके पास कोई भी सलूशन नहीं होता, हैज़ नो सलूशन बता रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। यानी अगर दो इक्वेशन दिया गया उसका कोई सलूशन नहीं फाइंड होता है तो वो आपका इनकंसिस्टेंट में आता है। ठीक। और सेकेंड वन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज़ अ सॉल्यूशन, जिसके पास अगर सॉल्यूशन निकलता है उसको सॉल्व कर सकते हैं, इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे हमने टेबुलर फॉर्मेट में आपको डिस्कस किया है, आप इसको देख लीजिए। द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, अगर दो लाइन हैं वो एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। और दूसरा होता है आपका द लाइन्स में भी पैरेलल, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, जैसे सपोज करिए ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हो गई तो ये क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। एंड नेक्स्ट वन इज द लाइन्स में बी कोइंसिडेंट, अगर एक कोइंसिडेंट है दैट मीन्स एक लाइन आपका ए बी है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी अगर कोइंसाइड कर जाती है जो कि आपकी क्या है, लाइन सी डी है। सपोज करिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक ए बी था और जो लाइन सी डी है इसी भी सेम लाइन पर ही कोइंसिडेंट कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है, तो उसको बोलते हैं हैव इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। उसके पास बहुत ढेर सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाते हैं, क्योंकि ईच पॉइंट पर जहाँ जहाँ पे वो टच करेगा इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और हर पॉइंट पर उसका एक सॉल्यूशन होगा। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, यानी अगर इसका इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होता है तो उसको हम लोग डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस भी इसको कहा जाता है। ठीक। तो ये तो बता रहा था कि आपको ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल इसलिए कहता है कि जब हम कोई इक्वेशन दिया गया है, दो इक्वेशन दिया गया है, उसको हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं और एक आपका इक्वेशन आपका लाइन ऐसे जाता है, सेकंड जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है यही इसका सोल्यूशन होता है। तो जब ये इंटरसेक्टिंग होंगी तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, पैरेलल होंगे तो नो सोल्यूशन होगा, और कोइंसिडेंट मतलब ये ग्राफ पर एक लाइन यहाँ पे हमने ड्रा किया, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ही जा रही है, तो इसका मतलब इसके इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस हो जाएंगे। चलिए, अगर सपोज करिए कि a1x और b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है और दूसरा इक्वेशन है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जैसे हम लोग सपोज करिए हम लोग लेते हैं 3x प्लस सपोज करिए 9y और प्लस का 11 इक्वल टू 0, इस टाइप का इक्वेशन है। तो जब इसको आप कंपेयर करोगे तो ये आपका हो जाएगा a1x प्लस का b1y और प्लस का c1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स a1 की वैल्यू आपकी 3 आ रही है और b1 की वैल्यू 9 आ रही है और c1 की वैल्यू क्या आ रही है, 11 आ रही है। तो जब ये दोनों पेयर्स जो दिए गए हैं यहाँ पे, ये दोनों इंटरसेक्टिंग कब होंगे, इंटरसेक्टिंग कब होंगे, जब यहाँ पे कंडीशन फॉलो करती है। दैट मीन्स a1 अपान a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगी। दैट मीन्स दोनों इक्वेशन के जो x के कोफिशिएंट हैं इसका रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं, अगर दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो आप कह सकते हो कि लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी। और कोइंसिडेंट कब होगी, जब a1 अपान a2 दैट मीन्स x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू b1 अपान b2, दैट मीन्स y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू c1 अपान c2, दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर सेम आता है तीनों तो लाइन आपस में कोइंसिडेंट हो जाएंगी। ठीक। और पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, यहाँ पे देखिए पैरेलल के लिए क्या होता है कि अगर a1 अपान a2 दैट मीन्स x के कोफिशिएंट का रेशियो
इक्वल टू b1/b2 मतलब y के कोफिशिएंट का रेशियो, और नॉट इक्वल टू हो जाता है आपका किसके c1/c2 के। दैट मीन्स ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके रेशियो इक्वल नहीं आता है, तो आप कह सकते हो कि जो दो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है वो आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, तो ये तीनों टर्म मतलब ये कंडीशंस हैं तीन, इसको आपको माइंड में सेट कर लेना है और हमेशा रिमेंबर रखना, क्योंकि एग्ज़ाम के मोटिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए, जो आपका एनसीईआरटी का लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.1 हम लोग देखते हैं, जिसमें आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की यहाँ कोशिश करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब आपको फॉर्म करना है, बनाना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो आपको नीचे प्रॉब्लम्स दिया गया है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, उसका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली फाइंड भी करना है। ठीक ना, जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज, मतलब 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर दैन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब गर्ल्स इज़ 4 मोर मतलब लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है, दैन द नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब बॉयज़ के नंबर से। ठीक है, यानी अगर सपोज करिए हमने बॉय का कुछ नंबरिंग मांग लिया तो उससे आपका 4 ज़्यादा होगा, कौन, गर्ल्स की नंबरिंग। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। इसका हम लोग पहले सोल्यूशन लेते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे, सपोज करिए यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू हमने x कर लिया, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो लड़कियों की संख्या यहाँ पे दी गई उसको हमने कंसीडर कर लिया y। अब देखिए, पहली बात तो यहाँ पे कंडीशन दिया गया कि टोटल 10 स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अंदर दोनों आ जाएंगे। 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पहला कंडीशन यहाँ पर ये आता है कि आप कह दोगे कि x प्लस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आ गया, क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं, 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट दिया, सिर्फ गर्ल्स और बॉयज़ नहीं दिया गया आपको। और सेकेंड कंडीशन देता है आपको कि यहाँ पे इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y माना, y इज दैट मीन्स इक्वल टू 4 मोर मतलब 4 ज़्यादा है किसके कंपेयर में, दैन, तो इसका मतलब हमें ऐड करना है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ को, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ हमने मान लिया x है, दैट मीन्स 4 प्लस x। ये हमारा एक सेकेंड इक्वेशन बन गया। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो x को अगर हम लोग लेफ्ट में ट्रांसपोज करके लाते हैं इस साइड में, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी -x और प्लस का y इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। दैट मीन्स आपका जो सेकेंड इक्वेशन बन गया वो बन गया क्या, आपका -x और प्लस का y इक्वल टू आपका हो गया 4। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक, अब देखिए ये जो दो इक्वेशंस बने हैं इसको हमको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसके लिए रूल क्या होता है, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं। जैसे सपोज करिए हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक टेबल बना लिया, इसमें हम लोग x की कुछ वैल्यू रखेंगे, रैंडम वैल्यू, और y की जो वैल्यू कैलकुलेट होती है इसको हम लोग यहाँ पर फाइंड करके लिखेंगे। सपोज करिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखा इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में सपोज करिए हमने x की वैल्यू 2 रखा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी y की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, जो कि आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग इसमें x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर के 8 आ जाती है। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट x, y बना, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2, 8 आ गई यहाँ पे। सेम एज दैट अगर हम लोग सपोज करिए x की वैल्यू हम लोग 3 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग में 3 पुट करो तो 10 में से 3 माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 7। इसका जो कोऑर्डिनेट बन कर के आया दैट मीन्स 3, 7 बन के आया। ठीक ना, लाइक दैट इक्वेशन हम लोग 2 का टेबल यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 आपका फाइंड हुआ है -x प्लस का y इक्वल टू आपका है 4। ठीक है, इसमें जब आप टेबल जनरेट करोगे, बनाओगे, तो यहाँ पे आप x की रैंडम वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन में, y की इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी इसको आप नीचे लिखते चले जाओगे, और आफ्टर दैट x, y आपका इसका कोऑर्डिनेट बना लोगे। हम लोग कोऑर्डिनेट ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, दैट मीन्स हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक, अब क्या करना है कि जब हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यू x की हम लोग सपोज करिए हमने 3 पुट किया, तो y की वैल्यू जब यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो -3 और इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट बन गया 3, 7। ठीक, और जब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू 4 पुट करते हैं तो यहाँ से आप देखिए 4 पुट करके तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। ठीक ना, दैट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट आ गया वो क्या आ गया, 4, 8। अब इस दोनों इक्वेशन की जो पॉइंट्स आए हैं, मतलब दिस, अब ये जो पॉइंट्स फाइंड हुए हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करिए हमने यहाँ पे एक
वाई एक्सिस ले लिया और हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एक एक्स एक्सिस। ठीक, अब ये आपका सपोज करिए ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स का निगेटिव डायरेक्शन हो गया, इधर आपका वाई हो गया, इधर आपका वाई का निगेटिव डायरेक्शन वाई डैश हो जाएगा। दैट मीन्स अब देखो, अगर सपोज करो कि हम लोग 2 8 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो अगर हम सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे यूनिट डिस्टेंस पर हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ले लेते हैं, जैसा कि आपको ग्राफ पेपर में इंडिकेट किया जाता है। तो अगर सपोज करिए हमें फर्स्ट पॉइंट 2 8 को रिप्रेजेंट करना है, तो 2 हमारा देखो एक्स वैल्यू दिस, और 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर हमारा कहीं पे पॉइंट फाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 2,8, ठीक है। और जो सेकेंड पॉइंट आपका 3 7, तो यानी एक्स की वैल्यू देखो 1 2 3 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, और एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, यहाँ से देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 3 7 हमने यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लिया, दैट मीन्स दिस वैल्यू हो गई। तो इसका जो सलूशन आया यहाँ पे इस पॉइंट पर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3,7 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। 3,7 देखिए यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जब 4 8 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 मतलब 1 2 3 4 इसकी वैल्यू हो जाएगी, और 8 दैट मीन्स इधर कहीं पे आपको आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो जब इसको आप ऐसे मिलाओगे तो देखोगे तो एक लाइन यहाँ से बन जाती है, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे आ गया 4,8 ये वाला पॉइंट, और इधर आ गया 2 8, और देखो ये जो दोनों कॉमन पॉइंट आ रहे हैं 3 7, यही आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, यहीं पर लाइन आप आकर के आपस में इंटरसेक्ट करेगी। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आपका सलूशन हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है वही इसका सलूशन हो जाता है। तो जो इसका सलूशन निकला आपस लास्ट में 3,7, दैट मीन्स दैट इज आप लिख सकते हो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 और वाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7। तो दैट मीन्स सॉल्व करने मतलब कि जो आपको इक्वेशन यहाँ पे फाइंड हुआ, इससे आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपने कंसिडर किया है कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। तो आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी 3 आ गई, और ये हो जाएगी वाई, दैट मीन्स आप लिख सकते हो बॉयज़ कितने थे, 3 थे, और गर्ल्स कितनी थी आपकी 7 थी। यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपके को ग्राफिकली फाइंड करना है था। ठीक, चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बता रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, ठीक है। यानी 5 पेंसिल का और 7 पेन का दाम 50 रुपीज़ है, प्राइस उसका जो है 50 रुपीज़ है। और अगर आप कहते हैं कि 7 पेंसिल का एंड 5 पेन्स का जो दाम मिलता है, आपको प्राइस मिलता है, टोटल मिला के कितना होता है 46 रुपीज़ होता है। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब देखो बेटा, इसमें सबसे पहले आप कहोगे कि लेट करोगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है, या 1 पेंसिल, जो भी आपको कंसिडर करना है आप कंसिडर कर लीजिए। अगर सपोज करिए आपने 1 पेंसिल का दाम यानी प्राइस आपने ले लिया रुपीज़ एक्स, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का आपने प्राइस ले लिया क्या, रुपीज़ का वाई आपने ले लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल 7 पेन, तो पेंसिल आपकी 5 है, दैट मीन्स 5x प्लस 7 पेन मतलब 7y, और ये मिलाकर कितना जाता है आपका 50 हो जाता है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो 7 पेंसिल मतलब 7x हो जाएगा, और 5 पेन मतलब 5y, और दिस मिलाकर हो जाएगा आपका कितना 46। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब हमको करना क्या है, जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर किया था, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक टेबल जनरेट करते हैं दोनों के लिए अलग अलग, एक्स के करस्पॉन्डिंग हम लोग वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जहाँ पे वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे। तो इसमें हम लोग एक टेबल जनरेट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट के लिए हमने टेबल बना लिया, इसमें सपोज करिए हमने एक्स बना लिया, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग वाई की वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो एक्स की वैल्यू फर्स्ट में हम लोग पुट कर देते हैं सबसे पहले 3, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आती है 5, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन गया वो क्या हो गया 3,5, ठीक। और जब हम लोग 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 7.14, तो हो जाएगा आपका 0 उसके बाद 7.14, ठीक। इक्वेशन 2 के लिए अगर हम लोग टेबल बनाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सपोज करिए ये आपका x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक। अब x और y के करस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सपोज करिए x की हमने वैल्यू रैंडम 3 पुट किया,
और y की वैल्यू आपकी आ गई 5, ठीक। इसी तरह से हम लोग इसकी वैल्यू -1 पुट करते हैं और इसकी वैल्यू जाती है 10.6, ठीक है। तो जो इसका कोऑर्डिनेट बन रहा है आपका x, y, ठीक, यहाँ पर भी आपका x, y बनेगा और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 3, 5 आ जाएगी और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी -1, 10.6 आएगी। तो देखो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों वैल्यू आपकी कॉमन आ रही है। दैट मीन्स अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, x और y एक्सिस पर, ठीक, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन यहाँ पे आ जा रहा है, इक्वेशन आपका यहाँ पे आ रहा है। दैट मीन्स जहाँ पर ये 3 और 5 पे कट करेगा यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों कॉमन पॉइंट हैं ये आपका x एक्सिस पर और y एक्सिस पर जब हम लोग क्या करते हैं इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लाइन 1 को और लाइन 2 को रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों का कॉमन पॉइंट जहाँ पे 3, 5 है यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा और यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, जो बता रहा है आपका A1/A2 और B1/B2 एंड C1/C2 को हमको कंपेयर करना है एंड फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। इसमें से क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो इसके लिए हमने आपको यहाँ पे एक सलूशन आपको एक ऊपर टेबल बताया था, हम आपको डिस्कस कर देते हैं अगेन, ठीक। जैसे सपोज करिए यहाँ पे बताया गया था आपका इंटरसेक्टिंग के लिए आपका कंडीशन होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और कोइंसिडेंट के लिए होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल्स के लिए बताया गया था आपको कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होती हैं, ठीक। तो इसी तीनों कंडीशन को हम लोग फॉलो करके हम लोग इसका सलूशन फाइंड करेंगे। जैसे सपोज करिए ये इक्वेशन दिया गया आपको, इसका कंपेयर अगर सपोज करिए हम लोग करते हैं A1x/B1y प्लस C1 से। जैसे सपोज करिए हमने क्या कर लिया, 5x का है और माइनस का 4y और प्लस का 8 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करोगे आप A1x प्लस B1y और प्लस का C1 इक्वल टू 0 से, ठीक। तो A1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक, क्योंकि A1 की वैल्यू जो है आपकी 5 ही है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर। B1 की वैल्यू आई है आपकी -4 और जो C1 की वैल्यू आई है वो कितनी आपकी 8 है। इसी तरह से जब इसका हम कंपेयर A2x प्लस B2y प्लस C2 से करेंगे तो जो A2 की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 7 आएगी। तो 5/7 निकाल लेते हैं हम लोग A1/A2 के लिए, ठीक। और इसकी जो वैल्यू आई है यहाँ पर दिस, ये वैल्यू आई है आपकी B2 की, जो B2 वैल्यू है 6 आई है और जो हम लोग C2 वैल्यू निकालते हैं दैट इज इक्वल टू -9। दैट मीन्स यहाँ पे आपका A1/A2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी कितनी, दिस इक्वल टू जाएगी 5/7, ठीक। और आपकी B1/B2 की जो वैल्यू आई है वो आ गई आपकी कितनी, -4/6 आ गई। और जो C1/C2 की जो वैल्यू आई है दिस इक्वल टू आ गई आपका 8/-9। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू आपका क्या है, B1/B2। इसका मतलब कि जो ये कंडीशन फॉलो कर रही है ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन फॉलो कर रही है। तो आप कहोगे कि देयरफॉर लाइंस, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल आर कोइंसिडेंट है। तो आप कह सकते हो कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस आप कह सकते हो, ठीक। इसी तरह से हम लोग इसमें देख लेते हैं सेकंड वाले में। देखिए यहाँ पे आपको जो A1/A2 की जो वैल्यू फाइंड हो रही है दैट मीन्स दिस अपान दिस, ये हो जाएगा आपका 9/18, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद क्या कर सकते हैं, दिस इक्वल टू 1/2 भी कर सकते हैं, ठीक। लाइक दैट आपका B1/B2 की जो वैल्यू आएगी दिस इक्वल टू हो जाएगा दिस अपान दिस, दैट मीन्स 3/6, इसको हम लोग कर लेंगे 1/2 हो जाएगा। फिर C1/C2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 12/24, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। तो आपने जो कंडीशन फाइंड किया यहाँ पे कि आप देख रहे हो A1/A2 की जो वैल्यू है ये आपकी B1/B2 के वैल्यू की इक्वल आ गई और दिस इक्वल टू आ गई आपकी C1/C2 के। दैट मीन्स अगर तीनों रेशियो आपस में सेम आते हैं तो लाइंस क्या होती हैं आपकी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, या कोइंसिडेंट पेयर, गिवन लाइन रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस, ठीक। इसमें देख लीजिए अगर हम लोग A1/A2 की वैल्यू निकालते हैं
तो A1/A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2 हो जाएगी। और B1 अपान जो B2 की वैल्यू हो जाएगी दिस इक्वल टू हो जाएगी -3/-1, क्योंकि y का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है। ठीक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 3 जा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 3 हो जाएगा। और फिर लास्ट में आपका आता दिस दैट मीन्स C1/C2 की जो वैल्यू है ये आ गई आपकी कितना 10/9, यानी ये कैंसिल आउट नहीं होने वाला है किसी कॉमन नंबर से। तो आप कह सकते हो जो यहाँ पे कंडीशन बनी दैट मीन्स A1/A2 की जो वैल्यू आ रही है दिस इक्वल टू B1/B2 तो है, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू आपका क्या है C1/C2। तो ये जो कंडीशन आती है आपकी पैरेलल लाइंस की आ जाती है। तो आप कह सकते हो कि लाइंस रिप्रेजेंट पैरेलल पेयर्स, ठीक ना, क्या होती है आपकी पैरेलल पेयर ऑफ लाइंस। ठीक, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब किसी भी इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होता है तो यूनिक सोल्यूशन के लिए वो कंसिस्टेंट होता है, और यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। ठीक, और नो सोल्यूशन के लिए पेयर, दैट मीन्स जो पेयर ऑफ लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए, और जब पैरेलल लाइन होगी तो उसका क्या हो जाएगा नो सोल्यूशन होगा, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस के लिए क्या होना चाहिए वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट उसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए लाइन कोइंसिडेंट होनी चाहिए, एक के ऊपर दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए ओवरलैप होनी चाहिए, इसी ऊपर ही जानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या कंडीशन फॉलो होती है। इसके लिए हम लोग A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को ही कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। सपोज करिए ये जो दिया गया इक्वेशन इसमें आपका A1x प्लस B1y और इक्वल टू हम लोग C1 से इसका कंपेयर कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A2x प्लस का B2y और इक्वल टू आपका क्या है C2 से हम लोग इसका कंपेयर कर लेते हैं। दैट मीन्स अगर सपोज करिए हम लोगों ने A1/A2 की जो वैल्यू निकाला दिस इक्वल टू आ गया आपका 3/2, ठीक है, और हमने निकाल लिया क्या B1/B2 की जो वैल्यू हमने निकाला y का कोफिशिएंट, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/-3, और लाइक दैट हम लोग निकाल लेते हैं C1/C2, दैट मीन्स अगर हम लोग C1 को इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी C1/C2 की, दैट मीन्स -5 इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका -7 माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो कंडीशन फॉलो हो रही है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी ये पहली ही कंडीशन फॉलो हो गई, दैट मीन्स A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, इसकी वैल्यू दोनों सेम नहीं है क्योंकि 3/2 है, ये -2/3 है। तो आप कह सकते हो कि जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन आती है तो उसका यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका यूनिक सोल्यूशन। और जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो यूनिक सोल्यूशन के लिए जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं आपकी कंसिस्टेंट होती हैं, कंसिस्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग हमेशा माइंड में सेट करके रखिए, जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो वो कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। ठीक, इसी तरह सेकेंड वाले में देखिए यहाँ पे अगर हम लोग A1/A2 की वैल्यू निकालते हैं तो A1 की वैल्यू दिस/A2 मतलब 4 हो जाएगा, 2/4 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। लाइक दैट आप निकालोगे यहाँ पे B1/B2 की वैल्यू, तो B1 की वैल्यू आपकी है -3/B2 की वैल्यू हो जाएगा -6, दैट मीन्स ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 1/2 आ जाएगा। लाइक दैट C1/C2 अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अगर हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं लेफ्ट में तो हो जाएगा -8 और इधर हो जाएगा आपका -9, दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल आउट, दैट मीन्स 8/9 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, बट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जो कंडीशन बनी आपकी वो बन गई A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका C1/C2। और जो ये कंडीशन बनती है ये किसकी बनती है कंडीशन, ये पैरेलल लाइंस की बनती है। ठीक है, ये किसकी बनती है पैरेलल लाइंस। ठीक, और हमने बताया कि जब कोई लाइन पैरेलल होती है तो उसका क्या होता है नो सोल्यूशन होता है, इसका क्या होता है नो सोल्यूशन। तो जब कोई लाइन पैरेलल है तो इसका नो सोल्यूशन होगा, और जब नो सोल्यूशन होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर, इसको आप कह सकते हो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब यूनिक सोल्यूशन होगा यानी एक सोल्यूशन आ रहा है उसका तो कंसिस्टेंट हो रहा है, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंसिस्टेंट
और नो सॉल्यूशन के लिए इनकंसिस्टेंट। इस चीज़ को आप लोग हमेशा माइंड में सेट करके रखिएगा। इसी तरह से देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन दिया गया है आपके बुक में। अगर आप लोग देखिए यहाँ पे तो A1/A2 की जो वैल्यू आ रही है दैट मीन्स A1/A2 इक्वल टू A1 की वैल्यू है 3/2 और अपान A2 की वैल्यू मतलब 9, तो 9 का जो है आपका यहाँ पे नीचे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। दैट मीन्स 3 3 जा 9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6। लाइक दैट B1/B2 निकालोगे तो B1 की वैल्यू दिस, दैट मीन्स 5/3 है B1 और अपान माइनस का 10 यानी मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 10 यहाँ पे हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 -2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, दैट मीन्स 1/-6 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप C1/C2 निकालोगे तो C1/C2 की वैल्यू हो जाएगी 7/14, ठीक है। तो इधर आप अगर ट्रांसपोज करके लेफ्ट में लाते हो तो ये हो जाएगा -7 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -14, तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल, दैट मीन्स 1/2। तो जो यहाँ पे कंडीशन बनी आपकी, ये बन गई आपकी A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू, आपका पहले ही फाइंड हो गया B1/B2, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में देखो इक्वल नहीं है, एक प्लस है एक माइनस है। तो आप कह सकते हो कि इसका क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। और जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो उसके लिए जो पेयर ऑफ लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, आपके कंसिस्टेंट होते हैं। तो इस चीज़ को अपने माइंड में हमेशा सेट करके रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अगर आप A1/A2 निकालिए तो A1/A2 की वैल्यू हो जाएगी 5/-10, 5/-10 दैट मीन्स 1/-2। और अगर आप B1/B2 को निकालोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3/6, दैट मीन्स -3/6 करोगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि, और जो C1/C2 निकालिए, C1/C2 निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट मीन्स हो जाएगी 11/-22, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/-, ठीक है, 2 हो जाएगा। देखो तीनों वैल्यू आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो कंडीशन फाइंड हुई A1/A2 इक्वल टू हो गया आपका B1/B2 इक्वल टू हो जाएगा आपका C1/C2। तो जब तीनों कंडीशन इक्वल हो जाती हैं तो ये क्या हो जाती है, आपका कोइंसिडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती है। दैट मीन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। और जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो क्या होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं इसके, ठीक। और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए जो डिपेंडेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ये ध्यान रखिएगा, जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो इसको बोला जाता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ से आप A1/A2 निकालिए। A1 की वैल्यू दिस और A2 की वैल्यू दिस, दैट मीन्स 4/3 और अपान का 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 2 जा 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। इसी तरह से B1/B2 निकालोगे तो B1/B2 वैल्यू आ जाएगी 2/3, ठीक है। और जब C1/C2 निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8/12, मतलब 4 2 जा और 4 3 जा। दैट मीन्स देखो मीन्स ये कंडीशन फॉलो कर रहा है A1/A2। ये सेम आपका ऊपर वाली तरह आ जाएगा जो कंडीशन फॉलो कर रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये भी क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसको आप क्या बोलोगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। आइए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की जो कंडीशन होती है वो डिपेंड करता है आपका, अभी बताया मैंने आपको, यूनिक सोल्यूशन पर। और जो इनकंसिस्टेंट होता है वो आपका नो सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो अगर आप कंसिस्टेंट की बात करते हैं तो आपको अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट रखना है फिट करके। कंसिस्टेंट मीन्स होता है आपका यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो आपस में इंटरसेक्ट करना चाहिए। और नो सोल्यूशन की जब बात आती है तो आपका आ जाता है इनकंसिस्टेंट, ठीक। तो जब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो इसका हो जाएगा आपका नो सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका जब नो सोल्यूशन रहेगा तभी जा कर के ये इक्वेशन जो आपका इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए इस कंडीशन को चेक करते हैं। जैसे सपोज करिए, और इसमें कह रहा है कि इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली हमने जैसे आपको यहाँ पे ऊपर बताया, आपको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए अभी मैंने सॉल्व किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। मैंने बताया आपको कि 2 टेबल हम लोग बनाते हैं, जैसे यहाँ बताया गया आपको
कि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 2 टेबल हम लोग बनाएंगे और उसको जो पॉइंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ग्राफ को इस पे एक्स और वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और उसका सलूशन फाइंड होगा। जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वही इसका सलूशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसका कंपेयर हम लोग करेंगे a1x प्लस b1y और इक्वल टू सपोज करिए c1 हमने कह लिया। इसी तरह से आपका हो जाएगा a2x प्लस b2y इक्वल टू आपका हो जाएगा c2। अगर हम लोग इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज करते हैं तब भी प्लस c2 करेंगे तो वो प्लस और माइनस से उसकी वैल्यू आपकी मैनेज हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आप a1/a2 निकालते हो तो a1/a2 की जो वैल्यू आएगी वो दिस एंड दिस हो जाएगी। इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, यानी आपकी वैल्यू आ गई 1/2। लाइक दैट आप b1/b2 निकालोगे। b1/b2 की जो वैल्यू आ रही है इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप c1/c2 निकालोगे तो इसकी वैल्यू जाएगी 5/10। दैट मीन्स 5/10 और इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2। तो आप देख सकते हो 1/2, 1/2 और 1/2 हर जगह आ गया। दैट मीन्स आपका जो लास्ट में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो हो रही है आपका a1/a2 इक्वल टू हो जाएगा आपका b1/b2 एंड दिस इक्वल टू आपका हो जाएगा c1/c2 की। तो जो ये आपका कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये आपका कोइंसिडेंट का होता है, ठीक है। कोइंसिडेंट क्वेश्चंस होते हैं। दैट मीन्स इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये आपका कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। जब इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हो जाएगा उसके हम लोग रियल में एक कोई सलूशन नहीं फाइंड कर सकते। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स इसके इनफाइनाइट सलूशंस फाइंड हो सकते हैं। जितने पॉइंट पर लाइन आपकी ओवरलैप करेगी, इंटरसेक्ट करेगा, उतने पॉइंट यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, इसके सलूशन हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह से आपका दिया गया है, इसको अगर कंपेयर करिए तो यहाँ पे a1/a2 की जो वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट दैट मीन्स 1, इसमें x का कोफिशिएंट 3, 1/3। लाइक दैट आप कहोगे b1/b2, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें x का कोफिशिएंट कितना -1 है, सेकंड में x का कोफिशिएंट है -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। लाइक दैट c1/c2 अब निकालोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपका 8/16, ठीक है। तो 8/16 निकालते हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कैंसिल आउट होने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 1/2। तो जो यहाँ पे कंडीशन आपको फाइंड हुआ दैट मीन्स a1/a2 इक्वल टू आपका b1/b2 है, ठीक है। b1/b2 आया, यहाँ से आप देख लीजिए, बट इज़ नॉट इक्वल टू आपका c1/c2 है। तो जब आपका ये कंडीशन फॉलो होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, ये पैरेलल पेयर आते हैं। दैट मीन्स ये जो लाइन आपका दिया गया है ये कौन से हो जाएंगे, आपकी पैरेलल पेयर, ठीक। और जो पैरेलल पेयर्स होती हैं उसका आपका नो सलूशन होता है, ठीक। जब सलूशन नहीं होगा इसका तो ये जो पेयर ऑफ लाइंस हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर हो जाएंगे, ठीक। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो आपके बुक के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसमें फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन, इसमें आप a1/a2 की जब वैल्यू निकालोगे तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 2/a2 की वैल्यू हो जाएगी 4। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग b1/b2 की जो वैल्यू निकालते हैं तो b1 की वैल्यू हो जाएगी दिस और अपान दिस, दैट मीन्स 1/, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, यानी किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन है तो 1 होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/-2। लाइक दैट c1/c2 निकाल लीजिए, तो जो c1/c2 की वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी -6 यहाँ से और अपान का -4 हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो आप यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ही आपकी एग्जिस्ट कर जाती है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका b1/b2 के। तो इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, आपका इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। ये जो कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी जो आपकी लाइन का सॉल्यूशन फाइंड होता है इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाती है। आइए फोर्थ वाले में देखते हैं,
इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं a1/a2 की जो वैल्यू निकालते हैं, इसमें this/this हो जाएगा, a1/a2 दैट मीन्स 2/4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसी तरह से दिस, और जब दिस निकालोगे दैट मीन्स b1/b2 जब निकालोगे तो b1 की वैल्यू है -2/b2 की जो वैल्यू है वो कितनी है -4 है। तो जब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। लाइक दैट अगर आप लोग c1/c2 निकालते हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2/-5 दैट मीन्स -2/-5 जो आएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा कितना आपका 2/5। तो यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है a1/a2 आ रही है इक्वल टू b1/b2 आ रही है। आप देख सकते हैं ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, इज़ नॉट इक्वल टू आपका c1/c2 आ जाएगा। ये जो कंडीशन आती है ये आती है आपका पैरेलल पेयर की, ठीक है। तो ये आती है आपकी कंडीशन पैरेलल पेयर। तो आप कह सकते हो कि जो पैरेलल पेयर होता है उसका नो सॉल्यूशन होता है। तो जब नो सॉल्यूशन हो जाएगा तो जो ये आपके इक्वेशंस दिए गए हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएंगे आपके इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक, चलिए यहाँ पे 5th क्वेश्चन दिया गया है आपको। इसमें कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। यानी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। इज 36 मीटर दैट मीन्स इज 36 मीटर किसके लिए दिया गया हाफ द पेरीमीटर ऑफ द, यानी हाफ पेरीमीटर दिया गया आपको। गिवन क्या है कि हाफ पेरीमीटर, ये आपको गिवन है हाफ पेरीमीटर इक्वल टू दिया गया आपको 36 मीटर। और जो दैट मीन्स हाफ पेरीमीटर की वैल्यू क्या आता है 2 × L+B, ये पेरीमीटर होता है। और इसमें जब हाफ करोगे 2 से डिवाइड कर दोगे दैट मीन्स 36 दिया गया है ये, यानी कैंसिल आउट करोगे इसको दैट मीन्स L+B की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है आपकी 36 दी गई है, ये गिवन है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट लेंथ और विड्थ को हम लोग क्या करेंगे x और y में कंसीडर कर लेंगे। सपोज करिए हमने क्या लिया लेट लेंथ इक्वल टू x यूनिट और जो आपका विड्थ आ जाएगा विड्थ इक्वल टू हो जाएगा आपका y यूनिट, कोई भी यूनिट हो सकता है। अब सपोज करो यहाँ पे हमें क्या करना है एज गिवन कि आपका जो लेंथ है x ये क्या है 4 मीटर ज़्यादा है किससे विड्थ से। विड्थ से आप क्या करोगे 4 यूनिट मतलब 4 मीटर आपका ज़्यादा है। दैट मीन्स इसको अगर ट्रांसपोज करके इस साइड में लाते हो तो x - y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। इसको इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। और जो आपको हाफ पेरीमीटर दिया गया है दैट मीन्स L+B की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 36 दी गई है। अभी यहाँ पे अपने जो कंडीशन फाइंड किया इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो आपकी L+B की जो वैल्यू आई है 36 आई है। तो L+B इक्वल टू 36, तो L की वैल्यू आपने L मान लिया और B अपने विड्थ माना है y। दैट मीन्स x + y इक्वल टू आपका आ गया 36। एक क्वेश्चन आपका 2 आ गया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। दैट मीन्स आपको x और y की वैल्यू आपको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक। तो जब हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए हम लोग टेबल जनरेट करते हैं। दैट मीन्स अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे एक टेबल बनाएंगे जिसमें x की कुछ रैंडम वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे x और इसका हमने क्या किया इसके करस्पॉन्डिंग y के लिए हमने क्या किया वैल्यू फाइंड कर लिया। दैट मीन्स x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे रैंडम पुट करेंगे x में। सपोज करिए हमने 8 पुट कर लिया इक्वेशन फर्स्ट में इस वाले इक्वेशन में, तो इसके करस्पॉन्डिंग y आ जाएगी वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब सपोज करिए हमने यहाँ पे 16 रखा तो 16 के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू आ जाएगी y की 12 आ जाएगी। लाइक दैट हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 2 के लिए बना लेते हैं। अब इक्वेशन 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे x की कुछ रैंडम वैल्यू पुट करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट मीन्स हमने अगर वैल्यू यहाँ पे 16 पुट किया तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग इसकी वैल्यू 26 पुट करेंगे x की तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे इस जो गिवन आपका चार्ट है दिस और दिस चार्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे एक ग्राफ पेपर पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ रिप्रेजेंट करने के बाद जो इसका सलूशन आएगा जहाँ पर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी इसको फर्स्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड को भी रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ पर दोनों काटता है यही पॉइंट क्या हो जाएगा x और y की वैल्यू हो जाएगी और वही उसकी लेंथ और विड्थ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक ना। तो इस तरह से आपको करना है।
ठीक है। यानी इस तरह से आप कंसीडर करोगे, यहाँ पे वेरिएबल कंसीडर करोगे, एक रिलेशन बनाओगे, फिर आप लेंथ और विड्थ का प्लस करोगे, दैट मीन्स हाफ पेरीमीटर 36 करोगे, और इसमें एक इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन बनाने के बाद दोनों का आप टेबल जनरेट करोगे और इसको क्या करोगे, आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे। मैंने ये डमी बनाया हुआ है आपको, ये कहीं पर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8, राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स सच दैट, आपको जो कंडीशन दिया गया है, द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, पहला कंडीशन है कि इसको इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए, यानी इस लाइन के अकॉर्डिंग आपको एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना है इसका पेयर, और सेकंड बनाना है पैरेलल लाइंस, और थर्ड बनाना है आपका कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट लेते हैं तो फर्स्ट में क्या आपका है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए पहले आपको जो इक्वेशन दिया गया वो लिख लीजिए, ठीक है। जो इक्वेशन दिया गया है 2x + का 3y - का 8 = 0 दिया गया है। देखिए आपको कंडीशन जो होती है इंटरसेक्टिंग के लिए होती है आपकी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू होता है आपका b1/b2। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो पेयर ऑफ लाइंस जो होते हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं। तो इंटरसेक्टिंग दैट मीन्स a1 और a2 वैल्यू क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 की जगह हम लोग 3 रख लेते हैं, तो जो हो जाएगा आपका सोल्यूशन हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन का। यहाँ पे इसके जगह पे कुछ और वैल्यू रख लीजिए, दैट मीन्स हम लोग अगर 3 रख लेते हैं 3x, और इसके जगह पे 2 रख लीजिए, दैट मीन्स 2y, और यहाँ पे वैल्यू आप सेम भी रख सकते हैं या वैल्यू डिफरेंट भी रख सकते हैं। अगर सेम ही आप रखना चाहे तो सेम ही रख सकते हैं। तो ये जो लाइन बना, ये लाइन और दिस लाइन दोनों क्या हो जाएंगे, आपके इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन का। फिर सेकंड बता रहा है आपको, सेकंड में कह रहा है आपको कि पैरेलल लाइंस, तो जो आपको दिया गया है 2x + का 3y - 8 = 0 दिया गया है। पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है कि a1/a2 की वैल्यू होना चाहिए दिस = b1/b2 के, और दिस शुड नॉट बी इक्वल टू किसके होना चाहिए, c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 की वैल्यू हमें इसका रेशियो सेम करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें किसी नंबर से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 को हम लोग सेम रख सकते हैं या डिफरेंट भी रख सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं, डिफरेंट रखना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का रेशियो देखिए सेम नहीं आ रहा है इसके इक्वल, ठीक है। तो सपोज करो 2 और 3 में हमने क्या किया, एक क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4x, और इसमें 2 से करोगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 6y हो जाएगा। अब इसके बाद जो 8 है, 8 को हम लोग कुछ क्वांटिटी अलग कर लेते हैं। सपोज करिए हमने इसको 9 कर लिया, तो दिस = 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन आएगा, ये और दिस इक्वेशन दोनों क्या करेंगे, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम लोग दिस और दिस का रेशियो लेते हैं तो 2/4 = हो जाएगा आपका 3/6 के, ठीक है। और दिस इज़ नॉट इक्वल टू हो जाएगा किसके, -8/-9 के। तो ये जो दोनों पेयर बन गए, ये दोनों पेयर्स क्या बना देंगे, आपके पैरेलल लाइंस के पेयर बना देंगे, जो कि आपको यहाँ पे बनाना था, ठीक है, इस गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। फिर थर्ड बना रहा है कि कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो देखिए थर्ड कंडीशन जो आती है आपकी कोइंसिडेंट लाइन आती है। कोइंसिडेंट लाइन के लिए जो आपका इक्वेशन दिया गया है, कौन सा दिया गया है, ये दिया गया आपको 2x और प्लस का 3y - का 8 = 0 दिया गया है। आपको बता दें कि कोइंसिडेंट लाइन की जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2, और दिस = होता है आपका b1/b2 के, और दिस आल्सो = होता है आपका c1/c2 के। दैट मीन्स हमें सारे रेशियो सेम रखने हैं। दैट मीन्स इसमें किसी एक नंबर से सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए। सपोज करो हम एक नंबर लेते हैं 3 से हम 2 में, 3 में और 8 में सब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6x + 3 × 3 = 9y हो जाएगा, और माइनस का 3 × 8 = 24 = 0। जो दो दिस पे और दिस लाइन का जो पेयर हो जाएगा, ये क्या बना देगा, आपका कोइंसिडेंट लाइंस बना देगा, ठीक है। तो यही आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें गिवन इक्वेशन का आपको राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो दैट फॉर्म्ड इज, इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करना था, आपने बना लिया। फिर पैरेलल लाइन करना था, यहाँ पे आपने बना लिया। फिर आपका लास्ट में कोइंसिडेंट लाइन बनाना था, तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपने ये वाला बना लिया, ठीक है। तो ये तीनों आपने कंडीशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप इसको क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अब आपका आता है नेक्स्ट, इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट इक्वेशन दिया गया है आपको, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0
डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन को। जैसे सपोज करिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और जो आपको सेकेंड क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया आपको कितना 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो आप लोग क्या करोगे, इसके लिए दो टेबल बनाओगे। इसके लिए एक फर्स्ट टेबल बनाओगे, ठीक है, और इसके लिए आप क्या करोगे, एक सेकेंड टेबल बनाओगे। ठीक, सपोज करिए हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू रखा इस इक्वेशन फर्स्ट में, और इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू यहाँ पे आती है, इस y की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते चले जाएंगे। सपोज करिए हमने x की रैंडम वैल्यू -1 रखा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन में पुट करके, तो इसकी जो y की वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 0। लाइक दैट हमने x की वैल्यू हमने 2 रखा इस इक्वेशन में, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू y कैलकुलेट होकर के आई 3 आ जाएगी। लाइक दैट हम लोग इस इक्वेशन के लिए, सेकेंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स x की वैल्यू सपोज करें हमने 4 पुट कर लिया, y की वैल्यू आपकी 0 आ गई। और लाइक दैट हमने x की वैल्यू हमने 2 पुट कर लिया और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी करस्पॉन्डिंग 3 आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक जो सोल्यूशन बन रहा है आपका, यहाँ पे जो पेयर बन रहा है 2 3 का, यही आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो इसको जब आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक आप एक्सिस बनाओगे x और y एक्सिस। ठीक, अब इस सपोज करिए ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, इधर आपका x डैश माइनस डायरेक्शन, ये आपका हो जाएगा y, और इधर हो जाएगा आपका कितना y एक्सिस। ठीक है, अब जब इस ग्राफ को आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, तो आपका देखिए जो सॉल्यूशन आएगा कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, एक लाइन पेयर आपका ऐसा जाने वाला है, और जो दूसरा पेयर ऑफ लाइन जाएगा वो आपका लाइक दैट ऐसे जाने वाला है। ठीक है, और जो ये ट्रायंगल बनेगा, सपोज करिए ये आपका इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पर, 2, 3 पर, जो कि ये दोनों देखिए, ये दोनों आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो जाएगा। और जो आपका इस x एक्सिस को इस डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कौन सा हो जाएगा आपका -1 और 0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इधर करेगा आपका जो पॉइंट हो जाएगा दैट विल बी 4 और 0। ठीक है, तो इसमें जो ट्रायंगल जनरेट हो रहा है आपका, ट्रायंगल यही वाला जनरेट हो रहा है जिसको सेट करना है। तो सिंपल सी बात है, इसको शेडिंग करने के लिए आप इस ट्रायंगल को इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ये जो आपने शेडिंग कर दिया इस ट्रायंगल का, यही वाला ट्रायंगल बनेगा जो कि आपका इन इक्वेशंस के इंटरसेक्शन के द्वारा x एक्सिस पर ये क्या बन रहा है, आपका ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, इस लाइन के इंटरसेक्शन के द्वारा और जो x एक्सिस के द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है, इसका यही वाला रीजन बन रहा है जिसको हमने क्या किया, यहाँ पे शेडिंग कर दिया है। तो यही वाला आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो जाएगा। जो अगर इस दोनों लाइन ऑफ पेयर ऑफ लाइन का अगर सोल्यूशन पूछता है तो इसका सोल्यूशन दिस हो जाएगा। और बट आपका ट्रायंगल पूछ रहा है विथ x एक्सिस, तो आपने जो ये x एक्सिस साथ में ये ट्रायंगल जनरेट किया है, यही वाला ट्रायंगल बन करके आपका आएगा। ठीक है, तो बेटा ये आपका जो है 3.1 का पूरा सोल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। जितना आपके एनसीईआरटी में दिया गया है टोटल सिलेबस मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आपको लाइक करना है। ठीक, लाइक करने के बाद आपको अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आप देखेंगे वहाँ पे राइट साइड में एक बेल आइकन का घंटी आता है जिसको आपको ऑन करना है, और वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, जिससे आपको जो भी नई वीडियो या नए अपडेट हम देंगे और तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।